हमारे गांव की एक अजीब परंपरा थी। एक लड़की को 3 से 6 भाइयों से शादी करनी पड़ती। एक परिवार के सभी भाइयों की शादी केवल एक लड़की से करा दी गई। फिर एक दिन मेरी भी शादी हो गई और मैं जैसे ही दुल्हन बनकर ससुराल गई तो फिर पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। दूसरी रात पति को कमरे में आने से पहले ही, मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र अभी 10 साल है और मेरी बहन जो कि मुझसे 2 साल छोटी है और मेरा एक भाई है। हम लोग अपने परिवार में बहुत खुश हैं। मेरे पापा गांव में मजदूरी का काम किया करते थे और उसी से हम लोगों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता था। मेरी माँ हम दोनों बहनें और स्कूल भेज दिया करती थी और ख़ुद भी खेतों में जाकर पापा के साथ हाथ बटाने लगती थी। और मेरा भाई अभी छोटा था इसलिए स्कूल नहीं जाता था। सिर्फ हम दोनों बहनें ही स्कूल जाया करते थे और स्कूल भी हमारे घर से काफ़ी करीब था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे ही करते करते हम दोनों बहनें की पढ़ाई पूरी हो गई और हम भी घर बैठ गए। एक दिन मेरी सहेली की शादी पक्की हो गई थी और हमें अपनी सहेली की शादी में जाना था। जब मैंने माँ से कहा, माँ मेरी सहेली रीना की शादी है और उसने हमें बुलाया है, जैसे ही मैंने माँ को ये बात कही, माँ तो चीखते हुए कहने लगी, तुम लोग कहीं नहीं जाना है, बस अपने घर पड़ी रहो। मेरी माँ की ऐसी बातें सुनकर मैं तो तंग रह गई। आखिर मेरी माँ मेरी सहेली की शादी में क्यों नहीं जाने देती थी? आखिर क्या वजह हो सकती थी जो हमें शादी में नहीं जाने दिया जाता था? शादी में तो सबका मन होता है, लेकिन मेरी माँ बहुत ही सख्ती मना कर दिया करती थी और हमें शादी में नहीं जाने दिया। और मैं उदास होकर अपनी माँ की बात मानकर बैठ गई और शादी में नहीं गई। लेकिन मेरी माँ जिस तरीके से चीखती हुई कह रही थी, कुछ तो वजह थी जो मेरी माँ छुपा रही थी। जब तक हम लोग छोटे थे तब तक तो माँ हमें नहीं रुकती थी और हम घर से बाहर ना जाएं। लेकिन आज पहली बार इतना गुस्से से साथ कह रही थी जो आज से पहले हमें इतने गुस्से में नहीं देखी थी। फिर मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं अपने सहेली के शादी में नहीं जाऊँगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद शाम का खाना खाकर हम लोग अपने अपनी जगह पर लेट गए और मैं बस यही सोच रही थी कि आज तो मेरी सहेली की शादी है और मैं शादी में ना जा सकी। एक ही तो मेरी सहेली थी, उससे भी नहीं मिल सकी। यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद लग गई। जब सुबह आँख खुली तो मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तुम दोनों बहनें अब जवान हो गई हो, ज़्यादा घूमना फिरना कुछ ठीक नहीं होगा, अपने घर पर ही रहोगी तो उसे बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर पर रहोगी तो बहुत कुछ नहीं कह पाएगा। अब मैं अपनी बेटियों को कैसे बताऊं कि इस गांव का एक अजीब प्रथा है जो मैं अपनी बेटी को इस प्रथा से दूर रखना चाहती हूं। जब हम दूसरे शहर से इस गांव में रहने के लिए आए थे तब तो हमें इस गांव की परंपरा नहीं पता था, तो गांव की लड़कियों के साथ कुछ अजीबोगरीब किस्म का रस्म होता है। जब मैं पहली बार इस गांव में शादी हो गई थी और जो मैंने शादी के दिन देखा, उसे देखते ही मेरी तो रूह कांप गई। आखिर यह कैसे हो सकता है? एक गांव के लोग इतनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। बस मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि हमें इस गांव को नहीं आना चाहिए था। मगर हमें पहले से पता होता तब तो कि इस गांव में इस तरीके से लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, तो मैं अपनी बेटियों को इस गांव में लेकर हरगिज़ नहीं आती। अब तो मेरा दिल बैठे जा रहा था। मैं भी बेटी अब जवान हो गई थी, बस मुझे यही सोचता रहा था। जब मैं अपने पति को कहती कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब हमारी बेटियां जवान हो गई है, अब हमें उनकी भी शादी करनी होगी, लेकिन हम मजबूर थे। इस गांव से हम आखिर जाते तो जाते कहाँ? मेरी 2 बेटी जवान हो चुकी थी और उन्हें लेकर दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल था। बस यही वजह थी कि मैं अपनी बेटियों को किसी के शादी में नहीं जाने देती थी। बस मुझे यह टेंशन हमेशा रहता कि आखिर कब तक मैं अपनी बेटियों को इस घर में बंद करके रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने अपनी बेटियों को बस कहकर समझा दिया कि तुम लोग जवान हो गई हो, अब अपने घर पर ही रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों को इस गांव में कोई भी रीति रिवाज का पालन करना पड़े। और यही करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन हमारे पड़ोसन की बेटी की शादी थी और वह लोग हमें पूरे घर में निमंत्रण दे रखी थी। अब मैं पूरे तरीके से घबराने लगी कि अब मैं क्या करूं। मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, माँ आज तो हम लोग अपने पड़ोसन के शादी में जाएंगे। और ना, अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में आकर उसे एक चांटा जमा दी। फिर मेरी बेटी रोते हुए कमरे से चली गई
अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, अपनी बेटी को कैसे बताऊं। मैंने मना करूं कि तुम लोग को शादी में नहीं जाना है। अब मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो वह रो रही थी। फिर मैं अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगी, बेटी तुम लोग तैयार हो जाओ, आज हम अपने पड़ोसन के शादी में जाएंगे। फिर मेरी दोनों बेटियां तैयार हो गई और रात हुई तो हम लोग शादी में चले गए। आज मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मेरा दिल बैठे जा रहा था कि आज मेरी बेटियों को यहाँ का राज पता चल जाए। बस मैं यही सोचती रहती कि शादी होने से पहले ही मैं अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर घर वापस चली जाऊँ। हम लोग खाना खा चुके और फिर मैं अपनी बेटियों को कहने लगी, बेटी अब हम लोगों को घर चलना होगा। लेकिन मेरी बड़ी बेटी कहने लगी, माँ अभी थोड़ी देर और रुकिए ना, अभी हम लोग तो शादी भी देखना है। जब शादी देख लेंगे उसके बाद घर जाएंगे। हमारे बगल में एक पड़ोस वाली आंटी खड़ी थी, वह भी कहने लगी, हाँ ललिता रुको, अभी शादी देख लो उसके बाद ही घर जाना। अब मैं पूरे तरीके से फंस चुकी थी। अब हार मानकर हमें शादी में रुकना ही पड़ा। मेरी बेटी बहुत खुश लग रही थी और जैसे ही बारात आए और दुल्हन मंडप में गई, उसके बाद जो हुआ मेरी बेटी चीखने वाली ही थी। मैं जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर रख दिया और उसका हाथ पकड़कर घर ले आई। और मेरी बेटी पूछने लगी, माँ ये कैसे हो सकता है, एक लड़की की शादी 3 लड़कों के साथ। अब तो मेरा दिल बहुत घबराने लगा था, आखिर यह सब कैसे हो सकता है, कोई अपनी बेटी को कैसे 3 मर्दों को दे सकता है, ये कैसा परंपरा था इस गांव का। माँ मैं तो कभी भी इस गांव में शादी नहीं करूँगी। मेरी बेटी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि मैं यह पूरे परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि निशा तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात करके हम सारे लोग यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। मेरी बेटी एकदम से बोल पड़ी, हाँ माँ आप ठीक कह रही हो, हम इस गांव में नहीं रह सकते, हमें यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। हम लोग थोड़ी देर आराम करने लगे। जैसे ही पिताजी घर आए मेरी माँ कहने लगी, हम लोग इस गांव में नहीं रह सकते, मेरी दोनों बेटियां इस गांव में सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। और पिताजी एकदम से चीखते हुए कहने लगे, नहीं नहीं हम लोग यह गांव छोड़कर नहीं जा सकते, अगर हम लोग यह गांव छोड़कर जाएंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे, हम लोग का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी दोनों बेटियां जवान हो चुकी थी और मैं इन लोगों को लेकर सड़कों पर घूमता फिरूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटियां यहाँ पर सुरक्षित है। फिर इसी तरीके से हम लोग अपने घर पर रहने लगे। हम दोनों बहनें घर से बाहर नहीं जाते और मेरे पिताजी मजदूर करके हम लोगों का ऐसे ही गुजारा चला रहा था। एक दिन मेरे पापा को अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। और जैसे ही हम लोग अस्पताल ले गए, डॉक्टर साहब कहने लगे उनकी तबीयत तो बहुत सीरियस है, इनके अभी एडमिट करना पड़ेगा, तुम लोग 10,000 रुपये जमा कर दो। अब तो हम लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि हम अपने पिताजी का इलाज करवा सके। अब तो हम लोग सर पर हाथ रख कर बैठ गए। अचानक से एक और हमारे पास आए और कहने लगी, अगर तुम मेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो, हम उसके बदले तुम्हें 10,000 देने के लिए तैयार हैं। तब अब तो मेरी माँ एकदम से खड़ी हो गई और चीखती हुई कहने लगी कि हमें तुम्हारे पैसों की नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करनी। अब तो वह औरत भी जाने लगी थी। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं तो क्या करूं, मगर मेरे पिताजी का इलाज नहीं हुआ तो वह जान से हाथ धो बैठेंगे। अब तो मेरा सर चक्कर आने लगा। मैं एकदम से खड़ी हुई और उस औरत के पास चली गई। कहने लगी, आंटी रुक जाइए, आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, हम आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे घर कल आ जाइएगा। वह औरत हमें अपने पैसे निकाल कर देती और वह पैसा लेकर डॉक्टर के पास चली गई और मेरे पिताजी की जान बच गई। हम लोग अपने घर आ गए और अब तो मेरी माँ अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मैं अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगी, माँ अगर मेरी कुर्बानी से मेरे पिताजी की जान बच जाती है तो उसमें सोचने वाली कौन सी बात है, आप फिक्र ना करें, मैं खुद को संभाल लूँगी। अभी हम लोग यही सब बातें कर रहे थे, अचानक से औरत हमारे घर आ गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। मेरी छोटी बहन जाकर दरवाज़ा खोल दी और वह औरत हमारे घर में दाखिल हुई और कहने लगी, आज से 10 दिन बाद हम तुम्हारे घर बारात लेकर आएंगे, हमारी बेटी को दुल्हन बनाकर तैयार रखना। यह बात कहकर और एक मिठाई का डिब्बा रखकर वह औरत चली गई। जैसे जैसे ही 10 दिन बीत गया, मैं दुल्हन बनी बैठी थी और हमारे घर बारात भी आ गई। और जैसे ही मैं मंडप में बैठी, मेरे बगल में 3 दूल्हे भी बैठ गए और तीनों के साथ मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई।
अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर फट जाएगा। अब तो पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। अब मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सबसे पहला बड़ा भाई आया और अपना इच्छा पूरा करने चला गया। थोड़ी ही देर बाद सबसे छोटा वाला भाई आया। फिर बिना कुछ कहे अपनी मनमानी करके चला गया। अब तो मेरी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें चली जाऊं। अब तो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। थोड़ी ही देर बाद दूसरे नंबर वाला भाई आया और आकर मेरे पास बैठ गया। उसने सबसे पहले मुझे दूसरे नंबर भाई का रवैया बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ मेरे लिए ही सोचा। उसके दो भाई थे, बड़ा और छोटा। उसने तो सिर्फ अपना इच्छा ही पूरा किया, मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा। लेकिन दूसरे नंबर वाला भाई मेरे बारे में ही सोचा, मेरा खिदमत किया और चला गया। अब तो यह सब रोज़ का ही हो गया था। मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था, लेकिन मैं यह सब कुछ बर्दाश्त करके रह रही थी। मैं तो अपने दुख किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर मैं अपनी माँ को बताती तो खाम परेशानी हो जाती, और मैं अपनी सास से कुछ कह नहीं सकती थी। क्योंकि उसने तो खुद ही 3 मर्दों के बीच में थी। अब मैं इसी तरीके से अपने जीवन गुजार रही थी। अब तो मेरे साथ यह सब कुछ रोज़ का होना हो गया था। लेकिन मेरे तीनों पतियों में से जो दूसरे नंबर वाला था, वो कभी मेरे साथ कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए मुझे अपने दूसरे नंबर के पति से धीरे धीरे मोहब्बत होने लगी थी। अब तो मैं अपना दुख सुख हर एक बात दूसरे नंबर पति से कहती थी, और जो बड़ा और छोटा पति थे वह लोग यह सब देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि मैं उन लोगों से अब दूरी बनाने लगी थी। हर एक चीज़ की देखभाल सिर्फ मैं दूसरे पति नंबर से करती थी। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त गुजर गया और मैं 2 पतियों के बीच दूरी बना ली और एक के पास ज़्यादा रहने लगी। इस वजह से वह दोनों पति साथ ज़्यादा जुल्म करने लगे। फिर एक दिन अचानक से मेरे मायके से कॉल आ गया और वह लोग मुझे बुलाने लगे कि तुम्हारी बहन की शादी है, तुम कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने के लिए आ जाओ। फिर मेरे दो पति कहने लगे तुम कहीं नहीं जाओगी, पर यहीं रहोगी। लेकिन मेरी सास और दूसरे नंबर वाला पति कहने लगे कि तुम जो कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। उसके बाद से मुझे मेरे पति जो कि बहुत ज़्यादा मानते थे और वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, वह मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए आ गए। और जो 2 मेरे पति थे वह लोग हाथ मलते रह गए। अब मैं अपने मायके पहुंची तो मेरी बहन रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी दीदी मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे यह शादी हरगिज़ नहीं करनी है। अगर मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ तो मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी भी शादी 3 लड़कों से हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपनी बहन को समझाने लगी और माँ से पूछने लगी, माँ आप लोग शादी किस लड़के से कर रही हो? तो वह लड़का कहाँ का रहने वाला है और कौन है? मेरी माँ कहने लगी, बेटा तुम फिक्र ना करो, हम इसकी शादी इस गांव से दूसरे शहर में कर रहे हैं। वह लोग बहुत अच्छे हैं और यह वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। फिर मैंने कहा ठीक है माँ। उसके बाद मैं अपनी माँ को समझाने लगी, देखो तुम इस गांव से कहीं दूर शहर में चली जाओ, अगर तुम्हारी भी शादी इस गांव में हो गई तो बहुत ही बुरा होगा, पता नहीं वह लोग कैसे होंगे। तुम कहीं दूर शहर में चली जाओगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मेरी बहन कहने लगी कि ठीक है दीदी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरी बहन के भी शादी हो गई और लोग बहुत अच्छे ख़ानदान से थे और मेरी बहन जो ब्याह कर अपने घर चले गए थे और मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल चली आई। और फिर धीरे धीरे मैं 2 पतियों से दूरी एकदम बना ली थी और वह लोग मेरे साथ बदख्श लोग से पेश आते थे जो बर्दाश्त से बाहर था। और जो मेरा दूसरा पति था वह तो सिर्फ मेरे दुख और सुख में खड़े होते थे। बस यही वजह थी कि मैं उनके करीब खींचती हुई चली जा रही थी। अब हम दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। जब रात होती तो मेरे दूसरे पति की बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे पास उसके 2 भाई हैं। मेरी तो मजबूरी थी, जो यह गांव की परंपरा थी तो उसे निभाने के लिए मजबूर थी। लेकिन मेरे दूसरे नंबर वाला पति वह तो मुझे बेइम्तिहान मोहब्बत करने लगा था। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि उसके अलावा मेरे पास आए। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो दिल दहला लेने वाला के लिए काफ़ी था।
मेरे दो पति कमरे में आते ही अंदर से कुंडी लगा दी और फिर मेरे साथ जो किया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही बेहोश अपने बिस्तर पर पड़ी वह दोनों लोग मुझे छोड़कर चले गए। जब मेरे दूसरे नंबर वाला पति आया और आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे। और जैसे ही मुझे होश आया मेरा सारा सामान पैक करने लगे और कहने वालों आले कि हम लोग अभी और इसी वक्त यह घर छोड़कर भाग जाएंगे। और दोनों लोग बाहर से सुन रहे थे। मेरी हालात इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं अभी और इसी वक्त घर से बाहर जा सकती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं कभी कहीं नहीं जा सकूंगी क्योंकि मैंने चलने के हालात में नहीं हूँ। और मेरे पति कहने वालों की कल रात होने से पहले ही हम दोनों लोग या घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर मैंने हाँ में सर हिला दिया। और फिर जैसे ही सुबह हो गई मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे मैं तुम्हारा इसी जगह पर इंतज़ार करूँगा और तुम टाइम से वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं निकल सकते, तुम किसी बहाने से चली आना। मैं भी कहा कि ठीक है। उसके बाद जैसे ही शाम हुई मेरे पति के बताए हुए जगह पर पहुंच गई, लेकिन तीसरे नंबर वाला पति मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो, मेरे भाई के एक्सीडेंट हो गई है, वह अस्पताल में भर्ती हैं और तुम्हें भी बुला रहा है। मुझे बताया था कि तुम इस पते पर चले तुम वहीं पर हमें मिल जाओगे। अब तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। एक वही तो था जो मेरा दुख सुख समझता था। अब मैं उसके पीछे जाने लगी। वह मुझे क्या पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैं तो फ़िलहाल चली ही जा रही थी। फिर कुछ दूर पर मेरे दोनों पति खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे जो तुम दोनों लोग प्लान बना रखे थे यह सब कुछ फेल हो गया। तुम क्या समझती थी कि तुम दोनों भाइयों को धोखा देकर घर से भाग जाओगी? हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जब तुम दोनों लोग बात कर रहे थे तो हम दोनों भाई वहीं खड़े होकर तुम दोनों की बातें सारी सुन लिया था। अब तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई थी। आखिर यह सब मेरे साथ हो गया रहा था। अब तो मैं ऐसी बुरी मुसीबत में फंस चुकी थी कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था और लोग मेरे करीब आने लगे थे जो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। अब मैं इन दोनों के साथ एक भी रात नहीं गुजार सकती थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह लोग मेरे करीब आते जा रहे थे, लेकिन मैंने फ़ौरन से उन दोनों को धक्का दिया और मैं भागती हुई एक पुल के पास पहुंच गई। वह दोनों लोग मेरे पीछे पीछे आते रहे। उन लोगों को बचाने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी। वैसे भी ज़िंदा रहकर भी क्या कर सकती थी। हर रात जो दर्द मिलता था उससे तो बेहतर है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इन दोनों को झेल सकूं। एक बार मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा और अपने पति के बारे में सोचा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो मुझे दर्द पहुंचा सके। अब मुझे कहीं पता था कि मेरा पति कहाँ है। अगर मैं घर वापस चली जाती तो हर रात वही दर्द मिलता जो जानवरों जैसे सुलूक होता है। वैसे जैसे ही वह लोग मेरे करीब आने के सोचते मैं वही खड़ी पुल के ऊपर से कूद गई और अपनी जान दे बैठी। और जो मेरा पति था वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने पुलिस के पास जाकर उन दोनों भाइयों के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने कहा कि यह दोनों लोग मिलकर मेरी पत्नी का कत्ल कर दिए हैं। यह दोनों लोग पुल के ऊपर थे, धक्का देकर जान से मार दिया है। जब पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ ले गई तो फिर पुलिस ने इंक्वायरी की, आखिर तुम लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर मेरे दो भाइयों ने जो कहा उसे सुनते ही सोच में पड़ गया। मेरा भाई कहने लगा कि मेरी जो पत्नी थी वह सिर्फ एक के साथ रह रहे थे और हम दोनों को अनदेखा कर रहे थे। बस हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही पता चला कि यह दोनों लोग घर छोड़कर भागने वाले हैं, हम दोनों भाई मिलकर प्लान बनाया कि अगर हम दोनों की नहीं होगी तो भाई की भी नहीं होगी। बस इसलिए उसे धोखे में बुलाकर हम लोग कहीं सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ जैसे ही जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, फ़ौरन यहाँ से भाग गई और पुल के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने बिल्कुल भी उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की थी। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगे तुम्हारा भाई भी तो उसे भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके साथ क्यों नहीं तुम दोनों लोग मिलकर कुछ गलत किए। कि मेरा भाई कहने लगा कि मेरे भाई की इसमें कोई गलती नहीं है,
बस उसी की गलती थी, मेरी पत्नी की गलती थी। वही हम दोनों को अनदेखा करने लगी थी। बस इसी की वजह से हम दोनों लोग मिलकर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती धीरे धीरे करने लगे थे। अगर हम तीनों भाइयों को एक जैसा प्यार करती तो हम उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे हम दोनों भाइयों अलग अलग करती चली गई। लेकिन मेरे दोनों भाइयों को सज़ा मिल गई, क्योंकि दोनों लोग अपने पत्नी के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आते थे। यह एक ऐसा प्रथा है जो इंसान की भावनाओं को उलझाकर तोड़ मरोड़ कर देता है। क्या फ़ायदा ऐसी प्रथा का जो उससे जुड़े सभी लोगों का जीवन बर्बाद कर दे। एक औरत जिसे विवाहिक सभी पुरुषों के साथ एक समान प्यार करे, यह कैसे मुमकिन है? वक्त आ गया है कि हम ऐसी निरक्कत और हानिकारक प्रभाव से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लें। समय आ गया है कि हम ऐसे परंपराओं से दूर भागें, ना कि हम इस दलदल में फंसें। धन्यवाद दोस्तों।